नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी 12वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वितान से पाठ 4 डायरी के पन्ने, जिसकी लेखिका है एन फ्रैंक। तो पहले जान लेते हैं लेखिका एन फ्रैंक के बारे में। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन में नाजीवाद की पीड़ा को सहा। इनकी मृत्यु फरवरी या मार्च में 1945 में नाजियों के यातना गृह में हुई। एन फ्रैंक की डायरी दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी गई किताबों में से एक है। यह डायरी मूलतः 1947 में डच भाषा में प्रकाशित हुई थी और 1952 में इसका अंग्रेजी अनुवाद द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक पर आधारित अनेक फिल्मों, नाटकों, धारावाहिकों इत्यादि का निर्माण हो चुका है। तो चित्र में आप देख सकते हैं एन फ्रैंक। यह डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का एक जीवंत दस्तावेज है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय हॉलैंड के यहूदी परिवारों को जर्मनी के प्रभाव के कारण अकल्पनीय यातनाएं सहनी पड़ी थी। उन्होंने गुप्त स्थानों में छुपकर अपने जीवन की रक्षा की। गैस चैम्बर व फायरिंग स्क्वाड के माध्यम से लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसे समय में 2 यहूदी परिवार 2 वर्ष तक एक गुप्त आवास में छिपे रहे। इनमें एक फ्रैंक परिवार था और दूसरा वान दंपति था। एन ने गुप्त आवास में बिताए 2 वर्षों का जीवन अपनी डायरी में लिखा है। यह डायरी 2 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 तक लिखी गई है और 4 अगस्त 1944 को किसी की सूचना पर ये लोग पकड़े गए। 1945 में एन की अकाल मृत्यु हो गई। एन ने अपनी किट्टी नामक गुड़िया को संबोधित करते हुए यह डायरी लिखी है। तो आइए शुरू करते हैं एन फ्रैंक की डायरी के कुछ पन्ने। बुधवार 8 जुलाई 1942। इस दिन एन फ्रैंक गुप्त आवास पर जाने के विषय में लिखती है। उसकी बड़ी बहन मार्गोट, जो 16 साल की है, को एएसएस से बुलावा आने पर घर के लोग गुप्त आवास पर जाने की तैयारी करते हैं। एएसएस से बुलावा यानी कि यातना शिविर में जाने का बुलावा। तो यह उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। एन ने अपने थैले में अजीबोगरीब चीजें भर ली, क्योंकि एन के लिए स्मृतियां पोशाकों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण थी। उन लोगों ने अपने बदन पर इतने ज्यादा कपड़े ले लिए थे मानो वे रात फ्रिज में गुजारने वाले हों। वजह सिर्फ इतनी सी थी कि वे अपने साथ ज्यादा से ज्यादा कपड़े ले जा सकें। ऐसी स्थिति में कोई यहूदी कपड़ों से भरा सूटकेस ले जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। 7:30 बजे अपनी बिल्ली मुर्तजे को पड़ोसियों के पास छोड़कर एन और उसका परिवार अज्ञात स्थान को चल दिए। गुरुवार 9 जुलाई 1942। इस दिन वे अपने छुपने के स्थान पर पहुंचते हैं। यह गुप्त आवास उसके पिता का ऑफिस है। पापा के ऑफिस में काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा नहीं थे, बस मिस्टर कुगलर, मिस्टर क्लीमैन, मीएप और 23 बरस की टाइपिस्ट जिसका नाम वो स्क्विल था। वह घर के कमरों के बारे में बताती है। यह भवन गोदाम व भंडार घर के रूप में प्रयोग होता था। यहाँ इलायची, लौंग और काली मिर्च वगैरह पीसे जाते थे। गोदाम के दरवाजे से सटा हुआ बाहर का दरवाजा है जो ऑफिस का प्रवेश द्वार है। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचने पर एक और द्वार है जिस पर शीशे की खिड़की है। इस पर काला शीशा लगा हुआ है। इस पर कार्यालय लिखा है। इसी कमरे में दिन के समय बैप, मिएप व मिस्टर क्लीमैन वानदान काम करते हैं। मिएप 1933 से पापा की कंपनी में काम कर रही थी और इसीलिए पापा की करीबी दोस्तों में से थी। उसके पति जॉन भी पापा के अच्छे दोस्त थे। एक छोटे से गलियारे में दम घोटू अंधियारे से युक्त एक छोटा सा कमरा बैंक ऑफिस है। यही मिस्टर कुगलर व वानदान बैठते थे। मिस्टर कुगलर के ऑफिस से निकलकर तंग गलियारे में प्राइवेट ऑफिस है। नीचे की सीढ़ियों वाले गलियारे से दूसरी मंजिल को रास्ता है जो गली की तरफ खुलता है। यहीं पर एन फ्रैंक व उसका परिवार रहता है। शुक्रवार 10 जुलाई 1942 को। इस दिन एन गुप्त आवास के पहले दिन का वर्णन करती है। यहां पहुंचने पर उसकी मां व बहन बुरी तरह से थक जाते हैं। एन और उसके पिता अपने नए आवास को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। वे भी बुरी तरह से थक जाते हैं। बुधवार तक तो उन्हें यह सोचने की फुर्सत नहीं थी कि उनकी जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका था।
शनिवार 28 नवंबर 1942। एन बताती है कि इन दिनों वे बिजली और राशन ज्यादा खर्च कर चुके हैं। उन्हें और किफायत करनी होगी ताकि बिजली का कट ना लगे। 4:30 बजते ही अंधेरा हो जाता है। उस समय पढ़ा नहीं जा सकता। ऐसे समय में वे उल जलूल हरकतें करते हुए समय गुजारते हैं। दिन में पर्दे नहीं हटा सकते थे। अंधेरा होने के बाद पर्दे हटाकर पड़ोस में ताक झांक कर लिया करते थे। लेखिका यानी कि एन डसल के बारे में बताती है कि वे बच्चों से बेहद प्यार करते हैं। उनके भाषण सुनकर वह बोर हो जाती है। वह उनकी अनुशासन संबंधी बातें नहीं सुनना पसंद करती। वे चुगलखोर भी हैं। वे सारी बातों की रिपोर्ट मम्मी को दे देते हैं और मम्मी से उपदेश सुनने पड़ते हैं। कभी कभी मिसेस वान 5 मिनट बाद उसे बुलवा लेती थी। हर समय डांट फटकार और दुत्कारा जाना आदि झेलना आसान नहीं होता। रात को बिस्तर पर लेटकर लेखिका अपनी कमियों व कार्यों के बारे में सोचती है तो उसे हंसी और रोना दोनों आ जाते हैं। वह स्वयं को बदलने की कोशिश करती है। शुक्रवार 19 मार्च 1943। एन बताती है कि हम प्रसन्न थे, खुश थे यह समाचार सुनकर कि तुर्की इंग्लैंड के पक्ष में आ गया है। किंतु बुरी खबर यह है कि 1000 गिल्डर के नोट अवैध मुद्रा घोषित किए जा रहे हैं। इससे कालाबाजारी को झटका लगेगा, साथ ही भूमिगत लोगों को नुकसान होगा क्योंकि वे इन नोटों के लिए सबूत नहीं दे पाएंगे। गियस एंड कंपनी के पास 1000 गिल्डर के कुछ नोट हैं जिन्हें आगामी वर्षों के लिए अनुमानित कर की अदायगी में निपटा दिया है। मिस्टर डसल को कहीं से पैरों से चलने वाली दांतों की ड्रिल मशीन मिल गई है। वह उनसे अपने दांतों का पूरा चेकअप करवा लेगी। घर के कायदे कानून के पालन में मिस्टर डसल आलसी हैं। वह चार्लोट व अन्य लोगों से चिट्ठी पत्री बनाए हुए हैं। मार्गोट उनके पत्रों को ठीक करती है। पापा ने उन्हें यह काम बंद करने को कहा है। एन जर्मन घायल सैनिक व हिटलर के बीच बातचीत को रेडियो पर सुनती है। घायल सैनिक अपने जख्मों को दिखाते हुए बड़ा गर्व महसूस कर रहे थे। उसी समय उसका पैर यानी कि एन का पैर डसल के साबुन पर पड़ गया और साबुन खत्म हो गया। उसने पापा से इसकी भरपाई करने को कहा क्योंकि युद्ध के समय महीने में घटिया साबुन की एक बट्टी मिलती थी। बुधवार 28 जनवरी 1944। एन कहती है कि तुम्हें कौन है यहाँ पर? किट्टी, उसकी गुड़िया। एन कहती है कि तुम्हें हर दिन मेरी बासी खबरें सुननी पड़ती हैं। तुम्हें मेरी बातें नाली के पानी के समान नीरस लगती होंगी, परंतु उसकी दशा भी कुछ ठीक नहीं है। प्रतिदिन उसे मम्मी क्या मिसेस वानदान के बचपन की कहानियां सुनने को मिलती हैं। उसके बाद डसल अपने किस्से सुनाने बैठ जाते हैं। किसी भी लतीफे को सुनने से पहले ही हमें उसकी पंच लाइन पता होती है। एनेक्सी की हालत यह है कि यहाँ नया ताजा सुनने सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है। जॉन और मिस्टर क्लीमैन को अज्ञातवास में छुपे या भूमिगत हो गए लोगों के बारे में बात करना अच्छा लगता है। हमें उनकी तकलीफों से हमदर्दी है जो गिरफ्तार हो गए हैं तथा उनकी खुशी में खुशी होती है जो कैद से आजाद कर दिए गए हैं। कुछ लोग इन कष्ट पीड़ितों की सहायता करते हैं। वे नकली पहचान पत्र बनवाते हैं, छुपे हुए लोगों को वित्तीय सहायता देते हैं तथा युवाओं के लिए काम खोजते हैं। ये लोग जान पर खेलकर दूसरों की मदद करते हैं। ऐसे ही कुछ लोग हमारे परिवार की भी मदद कर रहे हैं। जहां दूसरे लोग जर्मनों के खिलाफ युद्ध में बहादुरी दिखा रहे हैं, वहां ये मददगार रोजाना बेहतरीन भावनाओं और प्यार से सबका दिल जीत रहे हैं। तो कुछ इस तरह की बातें एन अपनी प्यारी गुड़िया किट्टी से करती है। एन बताती है कि कभी कभी दिलचस्प किस्से भी सुनने को मिलते हैं। जैसे मिस्टर क्लीमैन ने बताया कि गेल्डरलैंड में भूमिगत आदमियों और पुलिस वालों में फुटबॉल मैच हुआ। इन अज्ञातवासियों को हिल्वरसम में नए राशन कार्ड जारी किए गए। रजिस्ट्रार ने अज्ञातवासियों से राशन कार्ड ले जाने का आग्रह किया है। इन कामों को करते समय यह ध्यान रखना जरूरी होता है कि इन चालाकियों का जर्मनी वालों को पता न चले।